हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो भाई हम लोग डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पे। और केमिकल प्रॉपर्टीज पे लगभग मैंने 3 वीडियो बना दिए हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे पहले वो देखें। और आज जो रिमेनिंग पोर्शन केमिकल प्रॉपर्टीज का है वो हम कवर करने वाले हैं। तो बच्चों आज का टॉपिक होने वाला है केमिकल प्रॉपर्टीज, या हम कहें रिमेनिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो बची कुची हैं। और आज ये लेक्चर मैं खत्म कर दूंगा, यानी ये टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म हो जाएगा। इसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। क्लियर हो गया। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कुछ बची कुची थोड़ी बहुत जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है उन पे डिस्कशन। तो कौन कौन सी बच गई थी भाई, देखो। हाँ, इसमें एक आती है डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन, जिसमें बच्चों क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो पूरा की पूरा ग्रुप यूज होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास है रिडक्शन। तो हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरी केमिकल प्रॉपर्टीज है बच्चों रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और ये एक तरह की खास केमिकल रिएक्शन होती है, इसका जिक्र मैं भी करने वाला हूं। ठीक है, पहले देख लेते हैं कौन कौन सी है। चौथा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ESR, यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे स्पेशल फीचर्स और फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया। तो ये 1 2 3 4 तो केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, और लास्ट में कुछ फॉर्मिक एसिड की इंपॉर्टेंट बातें उस पर डिस्कशन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो बची कुची केमिकल प्रॉपर्टीज है ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट कर लिया सबने। तो ये 5 पॉइंट फटाफट नोट करो और कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाओ। तो मिटा दो भाई, मिटा दिया जाए, है ना। तो सबसे पहले रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन छोटा सा टॉपिक है, उसको कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो भाई हेडिंग लगाइए रिडक्शन ऑफ, पहली केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों देखो, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करते हैं तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगी हमें, रिड्यूसिंग एजेंट। इनके बिना रिडक्शन पॉसिबल है नहीं। और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या क्या मिल सकता है बच्चों, एक तो हमें मिल सकता है हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमें मिलेगा अल्कोहल। अब कब हाइड्रोकार्बन मिलेगा कब अल्कोहल मिलेगा, डिपेंड्स कि हमारा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो रिडक्शन करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, या तो हाइड्रोकार्बन बनेगा या तो अल्कोहल बनेगा। क्लियर होगा। चलो ये भी बता लेते हैं कि कौन सा हाइड्रोकार्बन देगा और कौन सा अल्कोहल देगा। तो बच्चों हमारे पास एक रिएजेंट है रेड फॉस्फोरस प्लस HI। अगर इसका रिडक्शन इसकी प्रेजेंस में अगर हम रिडक्शन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन मिलेगा। और अल्कोहल कब मिलेगा, जब हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या फिर B2H6 इसके थ्रू रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। क्लियर हो गया। ये अल्कोहल वाले चैप्टर में भी आया था, है ना। अब देखिए, अब हमारे पास है RCOOH और इसका रिडक्शन कर रहे हैं हम रेड फॉस्फोरस प्लस HI। तो जैसे मैंने आपको बोला कि रेड फॉस्फोरस और HI होगा तो उतने ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्लियर। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, और इसमें सॉल्वेंट भी यूज होता है ना, बात एक ही है, तो बच्चों क्या बनेगा इस समय, अल्कोहल। याद रखिए, है ना। यहां पे बना हाइड्रोकार्बन
और यहां पे आपको मिलेगा एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल मिलेगा बच्चों? हमेशा प्राइमरी एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, कार्बन नंबर चेंज नहीं करना है। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर हम यहां पर यूज करेंगे B2H6 और THF, ये साथ में इसके सॉल्वेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें मिलने वाला है सेम टू सेम ला के जैसे एल्कोहल। क्लियर हो गया? ठीक है भाई, समझ में आया? तो कौन सा एल्कोहल बनेगा और कौन सा हाइड्रोकार्बन बनेगा डिपेंड्स अपॉन विच टाइप ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट वी आर यूजिंग। तो ये वाला बच्चों देगा हाइड्रोकार्बन, और ये दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। तो क्या देने वाले हैं? एल्कोहल। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आर की वैल्यू आप चेंज करोगे तो जो है आपको अलग अलग टाइप के एल्कोहल मिलते जाएंगे। क्लियर? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर? मिटा दिया जाए। चलो भाई, नोट कर लिया सबने? ठीक है। तो ये था हमारा रिडक्शन, है ना। अब आगे देखो, बात करते हैं दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी। मैंने आपको बोली थी डी कार्बोक्सिलेशन। ये कई बार बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, तो ध्यान से देखिए व्हाट इज डी कार्बोक्सिलेशन, है ना। तो बच्चों होता है डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब इसके पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेते हैं। जहां बच्चों डी लगे ना, डी डी ई, डी के ई का मतलब होता है रिमूवल। और किसका रिमूवल? जो आगे लिखा है। तो बच्चों यहां पर होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया? तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो इसका मतलब आप क्या रिमूव करेंगे? CO2। क्लियर? ठीक है, अब ऐसे तो है नहीं कि रिडक्शन सॉरी डी कार्बोक्सिलेशन किसी की प्रेजेंस में हो जाएगा। तो हमेशा बच्चों यूज करेंगे बाय यूजिंग सोडा लाइम। सोडा लाइम, और सोडा लाइम होता है बच्चों NaOH और CaO का मिक्सचर, और वो भी होता है 3:1 में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaO, इन दोनों के मिक्सचर को हम बोलेंगे सोडा लाइम। तो सोडा लाइम की प्रेजेंस में क्या होगा? डी कार्बोक्सिलेशन होगा। कई बार सोडा लाइम की जगह में केवल हीट करने से भी डी कार्बोक्सिलेशन होता है। डिपेंड्स अपॉन आपका कार्बोक्सिलिक एसिड किस टाइप का था। तो कुल मिला के जब आप डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो या तो आप सोडा लाइम यूज करोगे या तो आप हाई टेम्परेचर यूज करोगे। क्लियर हो गया? और सोडा लाइम कई बार पूछा जाता है, तो बच्चों NaOH और CO। ठीक है, तीसरी बात, जब हम किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं तो बच्चों हमें क्या मिलता है? एक हाइड्रोकार्बन। और वो हाइड्रोकार्बन कौन सा होगा बच्चों? एल्केन, यानी सिंगल बॉन्डेड मिलेगा, एल्केन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, वो जो एल्केन होगी वो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड से एक कार्बन कम की होगी। तो बच्चों इसीलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं कार्बन डाउन रिएक्शन। अभी समझा तो मैं क्या होगा कार्बन डाउन रिएक्शन। ठीक है, यानी अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन का लिया है तो आपको जो एल्केन मिलेगी वो 3 कार्बन की मिलेगी। इसी को बोलते हैं कार्बन डाउन रिएक्शन है। अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड 2 कार्बन का लिया है तो CO2 निकलने के बाद जो आपको मेन प्रोडक्ट मिलेगा, यानी जो एल्केन मिलेगी, वो 1 कार्बन की मिलेगी। तो यानी कार्बन डाउन हो रहा है। तो समझ में आ गया बच्चों? तो ये था हमारा डी कार्बोक्सिलेशन का कंसेप्ट। अब देखिए कैसे होता है डी कार्बोक्सिलेशन, मैं आपको बताता हूं, है ना। सपोज मैंने यहां पर लिया है CH3CH2COOH। ठीक है, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। और प्रोपेनोइक एसिड में सबसे पहले हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, और ये एसिड है। तो सबसे पहले क्या बनता है? एक सॉल्ट। तो सोडियम प्रोपेनोएट प्लस वाटर। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे CaO एट 635 केल्विन। इतना टेम्परेचर होता है ना। सोडा लाइम एट हाई टेम्परेचर, ये भी आप लिख सकते हैं।
क्लियर हो गया। तो पहले बना एसिड बेस के साथ सॉल्ट और दोबारा से। अब देखिए, अब वो सॉल्ट हमारे पास बचा है CH3 CH2 COONA, दोबारा से NaOH, एक मॉलिक्यूल और। तो होगा क्या बच्चों, यहां से देखिए इतना हिस्सा निकल गया, तो क्या मिला Na2CO3, और ये H किसके साथ लग गया, इसके साथ। तो अगेन CaO 635 केल्विन और CH3NCH3, ये देखो ये CH2 की जगह में H इधर आ गया CH3 प्लस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, हो गया। अब देखिए, यानी जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस फॉर्म में निकली है, कार्बोनेट की फॉर्म में। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बोला था व्हाट इज कार्बन डाउन रिएक्शन, है ना। तो कार्बन डाउन रिएक्शन में देखो, आपने जो प्रोपेनोइक एसिड है वो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, लेकिन आपको जो एल्केन मिली है वो कितने कार्बन की है, 2 कार्बन की। बस यही ध्यान रखना है। यहां आप जितने कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे उससे जस्ट एक कार्बन कम की आपको क्या मिलेगी, एल्केन। तो इसी को बोलते हैं कार्बन डाउन रिएक्शन। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, एल्कीन, ठीक है। और हमने क्या यूज किया, NaOH और CaO का मिक्सचर एट हाई टेम्परेचर। क्लियर हो गया। तो ये रिएक्शन आप 2 स्टेप में भी लिख सकते हैं, और अगर आपको इस रिएक्शन को पूरे एक स्टेप में लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं। देखिए CH3 CH2 COOH प्लस 2 NaOH, इधर 2 NaOH, ऊपर लिखो CaO और नीचे लिखो टेम्परेचर। अब बच्चों क्या करना है, बना दो CH3 एथिन प्लस Na2CO3 और प्लस H2O। तो इस तरह से आप इन 2 स्टेप को एक स्टेप में भी कंप्लीट कर सकते हैं, डिपेंड्स अब आप किस तरह से समझते हैं। तो जिनको रिएक्शन जल्दी से समझ में नहीं आती वो इस तरह से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो समझ गए बात मेरी कि किस तरह से हम डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे। क्लियर हो गया, चलो नोट करो जरा फटाफट। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को हम कार्बन डाउन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसमें CO2 रिमूव होती है, किसकी फॉर्म में, कार्बोनेट की फॉर्म में, और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हाइड्रोकार्बन बनता है, ठीक है। और हम क्या यूज करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए, सोडा लाइम NaOH और CaO का मिक्सचर 3:1 में। क्लियर, ठीक है। चलो मिटा दिया जाए। अब देखो, इसको मिटा दूं, मिटा दिया जाए, है ना। अब देखो बच्चों, मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और देता हूं। मान लिया जाए हम लोग बेंजोइक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करने वाले, तो बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। और उसी तरह अगर हम एसिडिक एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, बनाओ जरा फटाफट, है ना, मैं तो बनाने वाला हूं। ठीक, तो करना क्या है बच्चों, सीधी सी बात है, CO2 को रिमूव कर देना है और हमारे पास बेंजीन बन जाएगा। तो बेंजोइक एसिड से बन जाएगा बेंजीन प्लस Na2CO3 प्लस H2O। क्लियर। और यहां पर क्या हो गया, CO2 ये निकाल देना है, तो क्या मिल जाएगा बच्चों, मेथिन प्लस Na2CO3 प्लस H2O। सिंपल सी बात है। तो कुछ नहीं करना, अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा हो तो जो CO2 है वो निकाल देना है और बाकी सब कुछ मिक्स कर देना है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिल जाएगा, एक हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा, वो भी एक कार्बन कम। देखिए यहां पर 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर 1 कार्बन की एल्केन है। यहां पर भी जो देखो 6 और 1 7 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहां पर 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो मिटा दो, मिटा दो, है ना। अब देखिए बच्चों, कई बार बिना सोडा लाइम के, है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, द डी कार्बोक्सिलेशन कैन बी डन, लिखिए, डी कार्बोक्सिलेशन कैन बी डन
बाय विदाउट यूजिंग, हाँ, डन विदाउट यूजिंग सोडा लाइम, बिना इसकी प्रेजेंस के भी डीकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल है। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हीट करना पड़ेगा उस कार्बोक्सिलिक एसिड को, और वो तभी पॉसिबल है, देखिए, पॉसिबल ओनली व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, देखिए ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विद ड्रॉइंग ग्रुप एट अल्फा कार्बन। अगर आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है और उसकी अल्फा कार्बन पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है, तो तब बिना NaOH और COH के केवल हीट देने से ही डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड OH, ऐसा कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ तो देखो, तो बच्चों देखो, ये है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ये जो ग्रुप जुड़ा है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कीटोन है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो बच्चों अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से केवल हीट करने से, है ना, हीट करने से कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 निकल जाएगा, क्लियर, और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो अब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ये तो पहले से था, और यहां पर जो CH2 था वो क्या हो जाएगा, CH3 और प्लस CO2, तो एसीटोन विल बी द मेन प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का कमाल है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी हीटिंग नहीं कर, कोई भी सोडा लाइम का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखो, CH2 COOH COOH, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या इसके रिप्लेस में ये हो सकता है। तो बच्चों अब अगर इसको आप हीट करोगे तो दोनों में से कोई एक है, दोनों नहीं है, दोनों में से कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड का CO2 निकल जाएगा। मान लिया जब मैं इसको निकालता हूं CO2, तो क्या बनने वाला है, CH3 COOH प्लस CO2, ये एसिडिक एसिड विल बी द मेन प्रोडक्ट। और ये क्या था बच्चों, ये था मेलोनिक एसिड, क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से हुआ है सारा, केवल हीटिंग से ही अब काम चल जाएगा, सोडा लाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा स्पेशल केस है डीकार्बोक्सिलेशन में, ठीक है। चलो एक एग्जांपल और दिखाता हूं मैं आपको, नोट कर लिया सबने, ठीक है भाई, नोट कर लिया है ना। अब एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप उसको सॉल्व कीजिए। हीट, चलो भाई करो सॉल्व, एक एक करके सॉल्व करो, फिर देखो। अगेन दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आने से COOH, है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा आंसर, ये, बस बात खत्म, यहां का H इधर, यहां का CO2 गायब, ठीक है। तो हमारे पास बनेगा साइक्लोहेक्सेनोन और CO2 विल बी द आंसर, क्लियर। तो इस तरह से ये डीकार्बोक्सिलेशन होगा विद द हेल्प ऑफ हीटिंग और विदाउट यूजिंग सोडा लाइम, ठीक है बच्चों। चलो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम डीकार्बोक्सिलेशन का अलग अलग तरह से कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो अब एक नेम रिएक्शन है डीकार्बोक्सिलेशन में, वो मैं आपको बता देता हूं, वहां पर भी डीकार्बोक्सिलेशन ही हो रहा है ना।
डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ, नेक्स्ट है ना, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट। यानी अगर सिल्वर सॉल्ट का हम डी कार्बोक्सिलेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों? तो बच्चों आपको मिलेगा एक एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड मिलेगा, और इस रिएक्शन का नाम है हुन्स-डीकर रिएक्शन। ये कई बार पूछा जाता है व्हाट इज हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो बच्चों हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है? अब देखिए, सपोज RCOOAG, ये आपके पास क्या है? सिल्वर सॉल्ट है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का, और इसको बच्चों आप करते हो Br2 के साथ हीट। ठीक है, Br2 के साथ हीट करते हो तो यहां से निकलेगा CO2, AgBr, और Br इधर आ जाएगा। यानी आपके पास मिल जाएगा एक एल्काइल हैलाइड। देखिए एल्काइल हैलाइड प्लस AgBr जो बचा कुचा था, और CO2 निकल गई बस। तो इस तरह से दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो बच्चों इसमें सिल्वर सॉल्ट को हम ब्रोमीन के साथ क्या करते हैं? ट्रीट करते हैं, तभी जाके हमें क्या मिलेगा? एक एल्काइल ब्रोमाइड। अब देखिए दूसरा एग्जांपल, बेंजीन COOAG। ठीक है, और यहां पे हमने किया Br2। ठीक है भाई, हीट कर दिया तो अब क्या होगा? सेम कॉन्सेप्ट है, बेंजीन पर लगा दो आप Br, ब्रोमोबेंजीन, और प्लस यहां लगा दो AgBr, और इधर कर दो CO2 का रिमूवल। तो बच्चों यहां से निकला CO2 है ना, एक AgBr के साथ निकल गया, और एक Br कहां लग गया? बेंजीन पे लग गया। तो यहां पर आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन। सिंपल सी बात है। तो हुन्स-डीकर रिएक्शन स्पेशल किसको बनाने के लिए है? एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड को बनाने के काम आती है। क्लियर हो गया? तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुन्स-डीकर रिएक्शन जब हम सिल्वर सॉल्ट का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो जी, कहानी खत्म। तो दिस इज कंप्लीट डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बिटा दो। चलो, समझ में आ रहा है? तो नेम रिएक्शन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि हुन्स-डीकर रिएक्शन क्या होती है। तो बस जहां आपको सिल्वर सॉल्ट दिख जाए और ब्रोमीन दिख जाए तो वहां पे सीधे सीधे लिख देना है हुन्स-डीकर रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हमारी तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, है ना बच्चों? अब सब लोग जानते होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होगा? जो उसके बगल वाले अल्फा कार्बन पे अटैच्ड होगा। यानी देखिए, अगर मैं एसिडिक एसिड की बात करूं तो ये कौन सा है बच्चों? ये अल्फा कार्बन पे है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं प्रोपेनोइक एसिड की बात करूं तो ये वाले हाइड्रोजन होंगे अल्फा हाइड्रोजन। यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बगल वाले कार्बन को हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उससे जुड़े हुए जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो रिएक्शन है ये तभी पॉसिबल है जब कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्फा हाइड्रोजन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बात करते हैं रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और बच्चों इस रिएक्शन का एक खास नाम है जिसको हम बात करते हैं HVZ रिएक्शन। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं HVZ, H फॉर हेल वोल्हार्ड, वोल्हार्ड जेलिन स्काई, अजीब सा नाम है, हेल वोल्हार्ड जेलिन स्काई रिएक्शन। तो H फॉर हेल, V फॉर वोल्हार्ड, और Z फॉर जेलिनस्काई। ठीक है, तो इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं HVZ रिएक्शन, और ये तभी होगी जब अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल होगा। और बच्चों इसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 या Br2। इतना ध्यान रखना है ना, रेड फॉस्फोरस प्लस
रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 और Br2। और बच्चों इसमें क्या होगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो Cl2 और Br2 के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ऑल्सो नोन एज SBZ रिएक्शन, SBZ यानी हेल्फ-वोलार्ड जेनिस की रिएक्शन, और ये उन्हीं कार्बोक्सिलिक एसिड में पॉसिबल हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है बच्चों, और इसमें जो आप रिएजेंट यूज करोगे वो करोगे रेड फॉस्फोरस और Cl2 या Br2। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो कौन कौन देंगे, तो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो देंगे। भाई फॉर्मिक एसिड देगा? नहीं देगा, फॉर्मिक एसिड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है। और ये वाला कंपाउंड देगा बच्चों? ये वाला कंपाउंड भी नहीं देगा। यानी देखो अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट आपको यह पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इनमें से कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड HBZ रिएक्शन देता है? तो भाई वही देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कभी भी HBZ रिएक्शन नहीं देंगे। जैसे फॉर्मिक एसिड, ये वाला 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और बेंजोइक एसिड, ये कभी भी ये HBZ रिएक्शन नहीं देंगे, और ये वाले देने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे होगा। अब देखते हैं रिएक्शन कैसे होती है। तो ध्यान रखिए बच्चों, हमेशा रिएक्शन कहां करवानी है? अल्फा हाइड्रोजन पर। ठीक है, अब देखो CH3 CH2 COOH प्लस Cl2 लिया मैंने, और ऊपर लिखा रेड फॉस्फोरस। ठीक है भाई, अब देखो ये Cl इस अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे मैं ऐसे लिख देता हूं है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे। ठीक है, तो Cl इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो बच्चों अब कैसा बना? CH3 CH और यहां Cl। क्लियर हो गया। अल्फा पे रिएक्शन करवानी है और COOH, तो अल्फा क्लोरो या 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड है ना। ध्यान रखिए अल्फा पे रिएक्शन होगी, नॉट बीटा पे। अब बच्चों अभी एक H और है, तो दोबारा से रेड फॉस्फोरस प्लस Cl2 इस पे ऐड करेंगे और इस H को भी निकाल देंगे, तो रिएक्शन हो जाएगी 2 Cl और 2 H। क्लियर हो गया। तो 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेनोइक एसिड हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके पास कोई H बचा नहीं, तो अब रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो बच्चों हमेशा अल्फा पे ही जो है हैलोजन अटैच्ड होगा। ठीक है, दूसरी रिएक्शन नोट कर लिया, मिटा दूं? ठीक है, याद रखिए Cl2 या Br2 प्लस रेड फॉस्फोरस। देखिए CH3 COOH प्लस Br2N रेड फॉस्फोरस, मैंने ऊपर लिख दिया, बात एक ही है। तो ये वाले हाइड्रोजन जाएंगे इस समय, क्योंकि कितने हाइड्रोजन इसके पास है? 3 हाइड्रोजन है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 1 2 और 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बारी बारी के जाएंगे तीनों, तो मैं एक साथ लिख देता हूं बच्चों है ना। देखो BrN COOH, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2,2,2 ट्राइब्रोमो एसिडिक एसिड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी वो जो हाइड्रोजन है वो तब तक रिप्लेस होते रहेंगे जब तक कि उस कार्बन के पास हाइड्रोजन होंगे, यानी अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और अगर सारे अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो क्लियर हो गया बच्चों कि किस तरह से हमने जो है HBZ रिएक्शन करनी है ना। तो एक बार नोट करो फटाफट कि रेड फॉस्फोरस और Cl2 और Br2 यूज होता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हेल्फ-वोलार्ड जेनिस की रिएक्शन, और बच्चों इसमें केवल वही कार्बोक्सिलिक एसिड हिस्सा लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है। क्लियर? ठीक है। अब इसमें भी एक ट्विस्ट आता है, देखिए है ना, जो हमारा अल्फा हैलोजन है जो अभी अभी हमने अटैच किया है, कैन बी
रिप्लेस्ड बाय, अब देखो किसके थ्रू रिप्लेस होता है बच्चों, ये हो सकता है कैन बी रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, और वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा हो सकता है, NH2 हो सकता है, CN हो सकता है। ठीक है, इन दोनों के थ्रू वो रिप्लेस हो सकता है। क्लियर हो गया, और उसकी जगह में वो आ जाएगा। अब देखो कैसे, सपोज मान लीजिए हम रिएक्शन कर रहे हैं CH3 CH2 COOH, और यहां पर हमने लिखा Cl2 एंड रेड फॉस्फोरस। तो अभी तो हेल्वोलार्ड जेनिस की रिएक्शन होगी, तो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, है ना। तो आ गया आपके पास CH3 CHCl COOH। समझ रहे ना बात, हेल्वोलार्ड जेन की रिएक्शन। अब अगर मैंने बोला कि यहां पर लगेगा KCN, तो बच्चों अब कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो CN है वो क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, वो इस Cl को आसानी से हटा सकता है। तो अब क्या होगा बच्चों, अब जो रिएक्शन निकल के आई वो होगी, यहां पर लग जाएगा CN, ठीक है, और माइनस KCl अलग हो जाएगा। लग गया ना CN। अब कई बार पूछ लेते हैं कि अगर हम दोबारा से इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अब क्या होगा। तो बच्चों यहां पर हाइड्रोलाइसिस केवल और केवल किसका होगा, CN का होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का तो हाइड्रोलाइसिस हो नहीं सकता है। केवल CN ग्रुप जो है हाइड्रोलाइसिस करके क्या ग्रुप बनाता है, याद है किसी को, अगेन वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर किसी को याद होगा तो बच्चों CN कैन हाइड्रोलाइज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इस तरह हमारे पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कई बार पूछ लेते हैं कि भाई घुमा फिरा के क्या होने वाला है, तो पहले हेल्वोलार्ड जेनिस की रिएक्शन पूछते हैं, उसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल दे दिया, और न्यूक्लियोफाइल के थ्रू जो है उस Cl को रिप्लेस करना जो आपने लगाया है, और उसके बाद रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड करनी है। समझ में बात आ गई, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस तो जरूर पूछते हैं कई बार, तो ध्यान रखिए बच्चों, हाइड्रोलाइसिस केवल किसका होगा, CN का, और कहां होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड पर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, मैं यहीं से कैरी कर रहा हूं ना। अब यहां से देखो, इतना तो पूछते हैं कि भाई COOH, ठीक है। अब बच्चों अगर इसके छात्रों ने पूछ लिया कि हम यूज करते हैं एल्कोहलिक KOH, क्या यूज किया मैंने, एल्कोहलिक KOH, तो बच्चों यहां पर अगर एल्कोहलिक KOH यूज होता है, तो आपको पता है जब एल्कोहलिक KOH यूज होता है तो उसका काम होता है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, यानी वो हाइड्रोजन और हैलोजन को निकाल देगा। तो बच्चों हैलोजन तो जाएगा यहां से और हाइड्रोजन जाएगा यहां से, तो यहां पर डबल बॉन्ड आने वाला है, ध्यान रखें ना, कई बार पूछा जाता है। तो इसके बाद अगर एल्कोहलिक KOH हो तो माइनस HCl हो जाएगा, तो अल्फा कार्बन से Cl और बीटा कार्बन से H निकलेगा। तो बच्चों यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH और COOH इस तरह का एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, यानी इसका नाम होगा प्रोप 2 इनोइक एसिड। तो ध्यान रखें बच्चों, एल्कोहलिक KOH। क्लियर, और अगर मैं यहां पर एक्वस KOH यूज करता हूं, तो अब बच्चों रिएक्शन होगी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये Cl को रिप्लेस करके उसकी जगह में आ जाएगा, तो अब हमारे पास बनेगा OH, इस तरह से ये रिप्लेसमेंट। तो यही बेसिक डिफरेंस है एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH में। एल्कोहलिक KOH में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है, ठीक है, और एक्वस KOH में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो Cl OH को यहां कर देगा, लेकिन यहां पर Cl और H निकल के डबल बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है, नोट करो जरा फटाफट। अगर किसी को पता नहीं है कि एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH का बेसिक डिफरेंस क्या है, तो वो आज आपको पता लग जाएगा। एक रिप्लेसमेंट रिएक्शन करेगा यानी सब्स्टिट्यूशन करेगा तो एल्कोहल बनाएगा, और बच्चों दूसरा क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है बाई डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, चलो। तो अब यहीं से मैं आगे करता हूं, है ना।
देखिए कई बार यहां पर पूछ लेते हैं डायरेक्ट, ये रिएक्शन आगे चली और उन्होंने पूछ लिया कि अगर मान लिया जाए कि हम यहां पर NH3 यूज करेंगे, अमोनिया, ठीक है। वैसे रिएक्शन काफी बड़ी होने वाले, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। अगेन Cl रिप्लेस हो जाएगा किसके थ्रू, NH2 के थ्रू। तो बच्चों यहां पर हमारा जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा NH2, ये वाला, ठीक है। और NH2 हो जाएगा तो बच्चों ये क्या होगा, एक तरह का क्या है, अमीनो एसिड है। अमीनो ग्रुप भी एसिड ग्रुप भी, अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं हम अल्फा अमीनो या 2 अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर। तो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, एल्कोहलिक KOH था जिसने डबल बॉन्ड बनाया, CN था जिसने Cl को रिप्लेस किया, और NH2 यानी NH3 था तो NH2 ने Cl को रिप्लेस किया। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है इस केस में। तो कई बार सीरीज वाइज पूछ लेते कि पहले ये बना, देन ये बना, देन उसके बाद उसने Cl लगाया, NH3 लगाया, एल्कोहलिक KOH लगाया, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। तो ये था हमारे पास रिएक्शन ड्यू टू द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। थकान मिटा दो। अब हम बात करते हैं ESR, है ना। ये बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शन खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमेशा बेंजीन के न्यूक्लियस पर होती है, यानी बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और उसकी जगह में एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो मोस्टली अगर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा तो 5 तरह की हमारे पास ESR रिएक्शन है। एक हेलोजिनेशन, दूसरी नाइट्रेशन, तीसरी सल्फोनेशन, चौथी फिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और पांचवी फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये बेसिक चलती रहती है 24 घंटे, है ना। तो अब देखो मैंने यहां पर लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और ये बच्चों हमारे पास है बेंजोइक एसिड। अब इसकी कराने वाला हूं मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। पेन चेंज कर लेते हैं भाई। तो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पहले मैं करवाने वाला हूं ब्रोमिनेशन, है ना। तो यहां पे लिखा हमने ब्रोमिनेशन, लेकिन बच्चों आपको याद होना चाहिए कि जब ब्रोमिनेशन हम करते हैं तो रिएजेंट क्या यूज होते हैं, ब्रोमीन और FeBr3, मालूम है सबको, ठीक है। तो दूसरा हम करवाएंगे बच्चों नाइट्रेशन। तो जब नाइट्रेशन करवाते हैं तो क्या रिएजेंट यूज करते हैं, कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर। और जब बच्चों हम सल्फोनेशन करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, कॉन्संट्रेटेड H2SO4 या फिर कई बार फ्यूमिंग H2SO4 हम यूज करते हैं। क्लियर हो गया। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रोमिनेशन में कौन से रिएजेंट, नाइट्रेशन में कौन से रिएजेंट और सल्फोनेशन में कौन से रिएजेंट होते हैं। अब बच्चों कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के न्यूक्लियस पे लगेगा और कहां पर लगेगा। क्लियर हो गया। तो ये 2 चीजें आपको पता करनी है। तो इसकी जो है 3 पोजीशन होती है, एक ऑर्थो, एक मेटा और एक पैरा। सब जानते हैं ऐसा, इतना तो पता होगा। ऑर्थो पे आएगा, मेटा पे आएगा, पैरा पे आएगा, डिपेंड्स कि ये कौन सा ग्रुप है। तो बच्चों इस ग्रुप का जो नेचर है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो हमेशा कहां अटैक करवाते हैं, मेटा पोजीशन पे अटैक करवाते हैं। यानी जो अपकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पोजीशन पे आएगा, ठीक है। और अगर जहां हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो बच्चों ब्रोमिनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो Br+ होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, बेंजोइक एसिड की मेटा पोजीशन पे Br आ जाएगा, तो इसका नाम होगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ठीक है बच्चों। जब हम नाइट्रेशन की बात करते हैं तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+ होता है। तो इसका मतलब कि मेटा पोजीशन पे
कौन सा ग्रुप आने वाला है, NO2, तो अगेन हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और तीसरा सल्फोनिक एसिड की बात करें तो यहां पर वैसे SO3 होता है, लेकिन ग्रुप कौन सा जुड़ता है ना बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल SO3 होता है, लेकिन ग्रुप कौन सा जुड़ता है, SO3H। तो यहां पर बच्चों आने वाला है COOH and SO3H, ठीक है, तो मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड। क्लियर। तो इस तरह से बेंजोइक एसिड जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से सारे इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी पोजीशन पे रखेगा, मेटा पोजीशन पे रखेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए, जो बेंजोइक एसिड है बच्चों वो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन और एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, डीएक्टिवेट। और जब बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है तो इन दो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाता है, जिसके थ्रू ये पॉसिबल नहीं होती। तो बस इतना समझना आपको। तो ये 3 रिएक्शन आप नोट करो फटाफट, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन की जगह में क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं, बस Br2 की जगह में क्या रखना है, Cl2, और FeBr3 की जगह में FeCl3। क्लियर। तो ये कंसेप्ट है पूरा के पूरा। मिटा दो भाई, मिटा दिया जाए, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ESR, और जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं सारे के सारे जो है मेटा पोजीशन पे इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को अटैच करवा देंगे। क्लियर हो गया। अब लास्ट में, हाँ अब देखो बच्चों, टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ना। कई बार पूछा भी जाता है कि भाई अगर आपको किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और आपको पता करना है तो कौन सा केमिकल रिएक्शन लगानी पड़ेगी या कौन सा केमिकल रखना पड़ेगा। तो बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की पहचान के लिए आपको एक केमिकल दिया जाता है, उसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ध्यान रखना बच्चों, है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट वो केमिकल है जो किसी भी नहीं, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड का डिटेक्शन करता है, पता करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है या नहीं है। तो अब देखो क्या होगा, अगर आपने कोई कार्बोक्सिलिक एसिड यहां लिखा है तो बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या करेगा, एक तो पहले सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक बेस है, और दूसरा बच्चों क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट CO2 को इवॉल्व कर देगा, उड़ा देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये बना हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, साथ में पानी, और बच्चों क्या होगा, CO2। तो जो CO2 है वो क्या करेगी, बबल की फॉर्म में ऊपर उठेगी, तो आपको CO2 जो है बबलिंग करते हुए दिखेगी। तो अगर ऐसा कुछ ऑब्जर्वेशन दिखता है तो इसका मतलब वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था। लेकिन अगर ऐसा कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिखता है तो वहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नहीं होगा। तो बच्चों इसको हम बोलते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस ऑफ CO2, बुदबुदाहट के साथ CO2 का निकलना। तो अगर निकली तो COOH ग्रुप था, अगर नहीं निकली तो वहां पर COOH ग्रुप नहीं था। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराओगे किसी भी कंपाउंड की। तो ये था बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड को टेस्ट करने का एक तरीका। तो हमने क्या करना है, एक ऐसे टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसमें कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा, उसमें हम डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और अंदर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, और CO2 बुलबुले बुलबुले के फॉर्म में ऊपर आने लग जाएगा। तो अगर आया, ऐसा हुआ, तो उस टेस्ट ट्यूब में जो आपने कंपाउंड लिया था उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट था। क्लियर हो गया। तो इस तरह से कई बार पूछा जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे, कौन सा केमिकल यूज होगा और क्या बनेगा, तो वह मैंने आपके सामने लिख दिया है।
क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो ध्यान रखें सोडियम बाई कार्बोनेट। अब लास्ट एंड फास्ट है ना, अंतिम पड़ाव पर हमारा लेक्चर पहुंच चुका है। ठीक है, और अंतिम प्रश्न 1.5 करोड़ का आपके लिए। तो देखते हैं भाई कौन कौन जवाब देता है ना। स्पेशल फीचर ऑफ फॉर्मिक एसिड, भाई ये नवाब साहब है हमारे ना, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें फॉर्मिक एसिड एक स्पेशल कैटेगरी है, यानी कैटेगरी के स्पेशल रिएजेंट है। ये नवाब साहब हो गए हमारे। तो ये बाकी सब कुछ अलग बिहेवियर शो करेंगे, फॉर्मिक एसिड अलग करेगा। तो क्या क्या अलग करता है देखिए। पहली बात ध्यान दीजिए यहां पर है ना, ऐसा लिखते हैं फॉर्मिक एसिड को। तो बच्चों फॉर्मिक एसिड एक अकेला एसिडिक एसिड भी मैंने यहां पे लिख दिया, चलो है ना, दोनों को कंपेयर करूंगा मैं। ठीक है, या आर लिख दिया मैंने, चलो आर ज्यादा अच्छा है, आर फॉर्मिक एसिड और बाकी सारे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो बच्चों फॉर्मिक एसिड ध्यान रखिए, फॉर्मिक एसिड एक अकेला एसिड ऐसा है जिसके पास 2 टाइप के ग्रुप होते हैं। इतना हिस्सा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और अगर इस सर्कल को मैं देखूं तो बच्चों यहां पर क्या है, एल्डिहाइड। भाई यही इसको खास बनाता है, यानी फॉर्मिक एसिड ही वो एसिड है जिसके पास एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों टाइप के ग्रुप होते हैं। जबकि इसके अलावा कोई भी और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देखें तो उनके पास केवल और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो इसी एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से बच्चों फॉर्मिक एसिड कई सारी ऐसी रिएक्शन देता है जो बाकी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है। तो ये उसको अलग करता है एल्डिहाइड के ग्रुप की वजह से। अब देखो क्या क्या करता है भाई ये। तो बच्चों मैंने यहां पर लिखा है फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड। अब क्या क्या करेगा देखो, देखो एक तो बच्चों फॉर्मिक एसिड टॉलेंस रिएजेंट के साथ पढ़ा होगा आपने, टॉलेंस रिएजेंट। तो टॉलेंस रिएजेंट में हम यूज कर रहे थे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो बच्चों टॉलेंस रिएजेंट को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसमें, सिल्वर मिरर में, Ag का प्रेसिपिटेट हो जाएगा, बाकी और कोई नहीं करता है। ठीक है, दूसरा फॉर्मिक एसिड फैलिंग सॉल्यूशन को भी रिड्यूस कर देगा। और बच्चों फैलिंग सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, लेकिन रिडक्शन के बाद क्या हो जाएगा, ये रेड। क्लियर? तो ये काम भी करता है। फॉर्मिक एसिड बच्चों KMnO4 के कलर को भी जो है डिकलराइज कर देता है, डिकलराइज। और KMnO4 का कलर कौन सा होता है बच्चों, पिंक। तो पिंक कलर को भी उड़ा देता है पूरा के पूरा, ये काम कर देता है। ठीक है, और चौथी रिएक्शन अगर हम देखें तो आपने सुना होगा K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, और बच्चों इसका कलर होता है ऑरेंज। तो ये इसको ऑरेंज से ग्रीन बना देता है। ठीक, तो ये सारे काम कौन करेगा, सिंगल और सिंगल फॉर्मिक एसिड करेगा, बाकी कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करेगा। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बोला था कि टॉलेंस रिएजेंट और फैलिंग सॉल्यूशन किसके लिए है, एल्डिहाइड ग्रुप के लिए है। तो जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो टॉलेंस और फैलिंग के साथ रिएक्शन करके सिल्वर मिरर और रेड कलर देते हैं, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में केवल कौन देगा, फॉर्मिक एसिड, बाकी कोई एसिड नहीं देगा। याद रहेगा? तो बच्चों टॉलेंस रिएजेंट को सिल्वर मिरर में, फैलिंग सॉल्यूशन को क्यूप्रस ऑक्साइड में रेड कलर, KMnO4 का कलर उड़ा देगा, K2Cr2 को ऑरेंज से किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्रीन में। और एक और है भाई, है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, AgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को मर्क्यूरस ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये सारे काम करता है फॉर्मिक एसिड, और बाकी इसके अलावा कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं करेगा। तो कई बार पूछा भी जाता है कि फैलिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट के साथ कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करता है, तो बच्चों जवाब है
फॉर्मिक एसिड। क्लियर हो गया? ठीक है, तो फटाफट नोट करो कौन सा कलर किस तरह से चेंज होता है, और अब इस लेक्चर को हम करने वाले हैं फिनिश। ठीक है बच्चों, तो अब हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो चुका है फिनिश। सारे लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं, लगभग 18 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, और उसमें सारा डिटेल से मैंने समझाया। अब इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें हम अमीन के बारे में पढ़ेंगे, और इसका पीडीएफ नोट्स मैं आपको वेबसाइट के थ्रू दे दूंगा। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।